हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, अदर स्टेट्स में हुए परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो हम लोग प्रश्न के साथ इसकी व्याख्या को भी देखेंगे और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो आर्थिक सिद्धांत से मैंने कुछ सवाल लिए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन हम लोग हर दिन कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने आंसर भी इंक्लूड कर दिया है। इसका आंसर होगा डी, धन का। तो अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पे किसका अध्ययन करता है? तो यह धन का अध्ययन करता है। ये क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछी गई है। अब आते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अगर धन का अध्ययन करता है तो इस बात को किसने कहा या इस सोच को किसने कहा? तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, विशेष रूप से अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहा जाता है उनको। उसमें एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। आप लोग कुछ बातों को प्लीज़ नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी आ जाते हैं जो हम लोगों को लगता है बहुत छोटी बातें, जो शायद हो सकता है एग्जाम में ना पूछा जाए, सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस आएंगे या बहुत ही जम्बल्ड क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, ऐसा है, पर कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हम लोगों को नहीं आता है, और हम लोग जानते हुए भी उसको गलत टिक करके चले आते हैं। तो जैसे पूछा जा सकता है कि धन का विज्ञान किसने कहा है? तो ये एडम स्मिथ ने कहा है। फिर उनकी पुस्तक का नाम याद कर ले, किस वर्ष प्रकाशित हुए, वो भी कर लीजिए। मैं आपको इसमें बहुत एडम स्मिथ से रिलेटेड बहुत सारी बातें बता देती हूँ। जैसे उनकी एक पुस्तक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो वो पब्लिश हुई थी 1776 में। इस पुस्तक को हिंदी में भी बोला जाता है। हिंदी का जो बोला जाए, ये जो इंग्लिश में लिखा गया है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक को हिंदी में कहा गया है राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, सब्जेक्ट मैटर। और अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर धन का अध्ययन करता है। ये जो विचार हैं एडम स्मिथ के हैं। यानी कि अगर हम लोग प्रारंभिक तौर पर देखें तो याद रखिएगा कि जो इकोनॉमिक्स है वो धन का अध्ययन करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल है, एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज किस वर्ष प्रकाशित हुई? अभी इसी वीडियो में तुरंत मैंने बताया, आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1776। और ये जो प्रश्न है राजस्थान टीजीटी परीक्षा 2015 में पूछी गई है। याद रखिएगा, एडम स्मिथ की जो पुस्तक है राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक है और इसको एक मतलब क्या कहें, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इसे बहुत ही महान पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसका प्रकाशन 1776 में 1776 में किया गया था। और अभी मैंने बताया है कि एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जितने भी हैं इस चीज़ को फॉलो करते हैं और एडम स्मिथ की इस बात को समर्थन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये भी बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं अभी। देखिए, अब मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी तो लगते हैं, पर हम लोगों के पास उसका आंसर नहीं होता, क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो बेसिक्स क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आसान से क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ये भी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, एडम स्मिथ को। अभी मैंने एडम स्मिथ के बारे में बताया है। चलिए इसके बारे में और कुछ बताते हैं कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उसके बाद ये तीसरी बात याद रखिए, ये पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने बताया कि उत्पादन का मुख्य साधन जो होता है वो श्रम है। ये पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इन्होंने ही बताया है कि उत्पादन का जो मुख्य साधन है क्या है? श्रम है। उसके बाद अदृश्य हाथ का विचार इन्होंने ही दिया था, जिसको इनविजिबल हैंड्स कहते हैं। कई बार पूछा गया अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा, अदृश्य हाथ का सिद्धांत हो चाहे अदृश्य हाथ का विचार हो, किससे संबंधित है, किसने दिया, ये किनके विचार हैं, इस तरह से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये दिया गया जो
मतलब सिद्धांत है, ये अदृश्य हाथ का सिद्धांत एडम स्मिथ ने ही दिया था। और इनकी जो पुस्तक है उसको प्लीज़ आप लोग याद करो, उसका वर्ष भी याद कर लो, क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक या मूल्य निर्णय संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहला है सामान्य अर्थशास्त्र, दूसरा आदर्श अर्थशास्त्र, सी है धनात्मक अर्थशास्त्र, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये देखिए राजस्थान सेट 2013-14 थर्ड पेपर में आया हुआ सवाल है। और इसका आंसर याद रखिएगा, नैतिक या मूल्य निर्णय संबंधित है आदर्श अर्थशास्त्र से। तो इसके बारे में कुछ खास तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि नैतिक या मूल्य निर्णय आदर्श सिद्धांत से संबंधित है। याद रखिएगा, नैतिक का संबंध जो है वो आदर्श अर्थशास्त्र से है। आदर्श अर्थशास्त्र क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कि इसके बारे में अध्ययन करता है। आदर्श अर्थशास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार को आय कर में वृद्धि लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। तो इसके बारे में ये अपने नैतिक अर्थशास्त्र के रूप में अगर बोला जाए, आदर्श अर्थशास्त्र के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है का संबंध है, यानी कि क्या है जो शब्द है इसका संबंध किससे है। ऑप्शन A, B, C एंड D यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या है का संबंध जो होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से होता है। और देखिए, ये सवाल पूछा गया है राजस्थान TGT परीक्षा 2015 में पूछा गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है का संबंध आर्थिक विश्लेषण से संबंधित होता है, जो कारण, परिणाम और उसके प्रभाव से संबंधित होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ क्या है, वस्तु मतलब किस रूप में है, या कारण क्या है, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसका संबंध किससे होता है? कारण से होता है, उसके परिणाम से, उसके प्रभाव से संबंधित होता है। यानी कि कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तक ही सीमित रहता है, उससे आगे इसके बारे में नहीं पढ़ाई होती है, और उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना ही नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। चलिए, ये भी बहुत सारा मैं आंसर यहाँ इंक्लूड कर दे रही हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम होगा, तो इसलिए वो आसानी से लिख सके या स्क्रीनशॉट ले लें। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो याद रखिए, धन माना गया है, जैसे सूर्य की किरणें, उससे पैसा नहीं मिलेगा। बी, माँ का मातृत्व, अगर माँ आपको प्यार कर रही है तो उससे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, धन नहीं मिलेंगे। सी, एक पेड़ की छाया, इससे भी आपको धन मिलने वाला नहीं है। यानी कि धन जिससे पैसा आपको मिले, आय हो, इनकम हो, तो वो है आभूषण, ज्वेलरी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया TGT परीक्षा 2004 में। अच्छा, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने धन शब्द का प्रयोग उन भौतिक वस्तुओं के लिए किया जो दुर्लभ होते हैं। भौतिक वस्तुएं देखने या छूने में के व्यक्ति गुण से युक्त होती हैं, जैसे कपड़ा, फर्नीचर, सोना, चांदी आदि। अभौतिक वस्तुएं या सेवाओं को जिन्हें छुआ या देखा ना जा सके, उन्हें धन नहीं माना गया है। तो परंपरावादी यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अनुसार हम लोग धन किसको कहते हैं, मनी किसको कहते हैं, या आय किसको कहते हैं, जो भौतिक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है और दुर्लभ होती हैं, यानी कि हम उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, वैसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, धन कहते हैं। जैसे कपड़ा, फर्नीचर, पुस्तक, सोना, चांदी, ये अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं जिसको छुआ या देखा ना जा सके, उसको धन कहा जाता है। मतलब धन नहीं कहा जाता है, धन नहीं कहा जाता है। तो अभौतिक वस्तुओं या सेवाओं जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उसको हम लोग धन नहीं कह सकते ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यह परीक्षा TGT की परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा है, यह मानव जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है मार्शल ने कहा है। तो चलिए मार्शल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मार्शल ने आखिर है कौन, उनकी क्या पुस्तकें हैं, उनकी क्या सोच है, उनके विचार क्या हैं। तो प्रोफेसर मार्शल की जो अपनी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि अर्थशास्त्र
जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। अच्छा, मतलब जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है उन्होंने कहा है कि जो अर्थशास्त्र है ना, वो जीवन के साधारण से व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन करता है। यह व्यक्ति या समाज के कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो सुख एवं कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग से घनिष्ठ संबंधित है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि व्यक्ति और समाज यानी कि जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उनके कार्यों के उस भाग की जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है जो सुख कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र का ये एक परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया है और इस परिभाषा को प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने संकलित किया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? मतलब इसमें 4 अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं और इन चारों में से आपको बताना है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने किया है। तो प्रोफेसर मार्शल ने अगर किया है तो अभी मैंने प्रोफेसर मार्शल के बारे में बताया कि उनकी पुस्तक क्या है, उन्होंने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है। तो उनकी पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये प्रोफेसर मार्शल का है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना किया गया है? मतलब अर्थशास्त्र की कौन सी ऐसी परिभाषा है कि अर्थशास्त्र को ही घृणित विज्ञान कह दिया गया और उसकी आलोचना की गई, क्रिटिसिज्म किया गया, उसका क्रिटिसाइज किया गया। चलिए तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जर्मनी की ऐतिहासिक परंपरा के अर्थशास्त्रियों यानी कि जर्मनी के जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, अनेक समाज सुधारकों और राजनीतिज्ञों जैसे रस्किन, क्लाइकल, वर्ग, इन लोगों ने धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की। ये लोग नहीं मानते कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है और इन लोगों ने ही धन को कुबेर का शास्त्र कह दिया, घृणित विज्ञान का, साथ ही से रोटी मक्खन का भी शास्त्र कह दिया। तो अलग अलग नामों से जर्मनी के क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसको आलोचित किया है, आलोचना इसका किया है। देखिए ये भी प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चंस में कराऊंगी, अभी सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं कोशिश करूँ कि हर दिन एक वीडियो ऐसा हो जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अभी सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं टीचर से संबंधित, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो। तो अपने स्टेट लेवल पर जो भी आएंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपका होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा भूमि को जोतना, उत्पादन माना जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 ऑप्शन है, उसको भी समझ लीजिए। मित्रों के बीच गाना गाना, ये उत्पादन नहीं है। सी, एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बचाना, ये भी एक उत्पादन नहीं है, आपने उसकी हेल्प की है इसीलिए। डी नंबर, प्रसन्नता के लिए एक चित्र बनाना, आपको खुशी मिले इसके लिए आप एक ड्राइंग बना रहे हो, तो ये कहीं से भी उत्पादन का कार्य नहीं है। आपको सेटिस्फाइड मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है, इसलिए आप बना रहे हो, तो ये हो गया। तो भूमि को जोतना, जिससे उत्पादन हो, किसी नए चीज़ का निर्माण कर सके, उसको हम लोग अपने जीवन में उसको उपभोग कर सके, तो ये आंसर होगा भूमि को जोतना। अब यहाँ ये है कि ये कौन कौन से परीक्षा मतलब पूछा गया, कौन कौन से साल में पूछा गया है। तो टीजीटी परीक्षा में पूछा गया 2005 में भी और 2009 में भी। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए हैं। मैं आगे कोशिश करूँगी कि आगे मतलब और भी ऐसे 10-10 क्वेश्चंस मैं डेली लेकर आऊँ। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता कि मैं सारे सब्जेक्ट पे फोकस करके कुछ वीडियो बना सकूं। तो मुझे लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट है मैं उस पर बना रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि कल भी मैं 10 क्वेश्चंस को ऐसे ही डील करूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।